Just imagine this movie releasing today. कदमों में अपना शीश झुका, आज मैं देखता हूँ। मतलब पहले तो सीबीएफसी ही मूवी को पास नहीं होने देती, अगर गलती से मूवी पास भी हो गई उसके बाद लोग बॉयकॉट कर देते, उसके बाद भी चलेगी तो कोई ना कोई एफआईआर इसके ऊपर जरूरी हो जाती और ठप्पा लगता कि ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है। पिंटू वो बहरा है, बहरा। बट मैं इसको ऑफेंसिव नहीं कहूंगा और उसका रीजन तुम्हें वीडियो देखते देखते पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि कहने को तो लोग कहते हैं कि 40 साल से ये एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी है, बट आई वुड कॉल इट अ प्रोटेस्ट विच समहाउ मेड अस लाफ। वो कैसे जानेंगे इस वीडियो में। अगर पसंद आए तो हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट्स में जो गाली देनी है दे देना, मैं हटा दूंगा कमेंट। हम जानता। सो आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज वन ऑफ द इंडियाज ब्रेवेस्ट मूवी जो अटेम्प्ट करती है एक ऐसे डायनामिक को एक्सप्लोर करने में जो आजकल तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, विच इज सटायर, प्रोटेस्ट, थोड़ा सा पॉलिटिकल गार्निशिंग एंड बहुत सारा फन उसके आसपास। एंड इन अ मूवी की मेकिंग भी अपने आप में वैसी ही है। मूवी इज ऑल अबाउट सम बंच ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने सोचा कि कुछ रेवोल्यूशनरी करते हैं और उसमें कुछ कॉमेडी, कुछ एक चैलेंज लेके देखते हैं, एंड दिस इज हाउ दे क्रिएटेड दिस मास्टरपीस। ये जो 2-2.5 घंटे की मूवी हमें दिखती है ना, इसका एक्चुअल में कट ओवर 7 आवर्स था। अब उस 7 घंटों में बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन बीइंग्स की विदु विनोद चोपड़ा है ना, जो सारा फाइनेंसिंग का काम देखते थे इस मूवी के अंदर। हाँ भाई, ये वही आदमी है जिन्होंने ये सारी मूवीज को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है राजकुमार हिरानी के साथ। अब वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे उन्होंने 2-2 किरदार प्ले कर दिए, क्योंकि दुशासन का जो रोल प्ले कर रहा था उसने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि नहीं भाई मैं तो ज्यादा पैसे लूंगा, तो विदु विनोद चोपड़ा भाई 150 रुपया देगा। तो विदु विनोद चोपड़ा खुद ही आ गए दुशासन का रोल लेके, एंड आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल। मतलब आई कांट इमेजिन एनीवन एल्स डूइंग दिस। मुझे हर हाल में द्रौपदी की लाज रखना है। रखना नहीं है, लूटना है, हर एंड बाकी सब भी जो कास्ट है ना, वो सब भी ऐसे अपने भाईचारे में मूवी बनाने वाला काम किया है। मतलब नसरुद्दीन शाह ने इस पूरी मूवी के लिए कोई पैसा नहीं लिया, वो कैमरा अपना लेके आते थे शूट करने के लिए। एंड ओवरऑल अगर तुम मूवी की पूरी सेटिंग देखोगे ना, बहुत कम बजट में बहुत सारी लोकेशंस को भी एक्सप्लोर कर लेती है। और आज के टाइम जो हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कि वो रियलिस्टिक फील नहीं आ रही है, जो सेट लगा के लगे पड़े होते हैं लोग, उसको बहुत अच्छे से टैकल किया है। मजा आया? इनफैक्ट तुम्हें पता है जो 7 घंटे का पोर्शन काटा है उसमें अनुपम खेर का भी रोल होने वाला था, डिस्को किलर का। वो पूरा रोल स्क्रैप करना पड़ा क्योंकि मेन स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। और स्टोरी की बात कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ देना हो तो इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। इन दोनों के आसपास स्टोरी रिवॉल्व करती है कि कैसे ये गरीब हैं बट ये हिम्मत नहीं हारते, ये बिलीव करते हैं कि हम अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और जो मूवी का सटायर है उनको बार बार इस बात के लिए गलत प्रूव करती है। वो हर बार सोचते हैं कि हाँ अब हमने एफर्ट डाला है, अब हमने सही चीजें की हैं और हमें उस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा। वो नहीं मिलता। वो फिर अपनी हिम्मत उठा के, फिर हिम्मत जुटा के दोबारा वो चीजें करते हैं, फिर उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता। और मूवी के क्लाइमेक्स तक आते आते जब उनको यकीन होता है कि नहीं यार इतना सारा स्ट्रगल किया है, अब फाइनली शायद हमें रिलीफ मिल जाएगा, तो सोचो क्या होता है, उन दोनों को किसी और के क्राइम में जेल भेज दिया जाता है। और यही इस मूवी का सबसे बड़ा सटायर, सबसे बड़ा तमाचा है। तुम देखोगे बार बार सीन्स की फ्रेमिंग ऐसे की गई है, जैसे तुम शोभा जी के कैरेक्टर की भी बात ले लो, शुरू में उनको दिखाया जाता कि हाँ यार वो पर्दाफाश करने बैठे हुए हैं क्रिमिनल्स का, बिल्डर्स का। इवन आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं इस मूवी को बहुत टाइम बाद देख रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसे आगे प्ले करती है। तो मैंने ना अपने नोट्स में लिटरली लिख रखा था कि भाई और को ये मूवी देखे ना देखे, मीडिया को जरूर दिखाओ कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। थोड़ी मर्यादा रखी। बट देन आई हैड टू टेक माई वर्ड्स बैक, क्योंकि इस मूवी में कोई भी एक्चुअल में विलन है ही नहीं। सब अपने पैसे, अपना उल्लू सीधा करने में लगे होते हैं और उसमें शोभा जी भी इंक्लूडेड होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर एक सीन है, वहां पे लिखा हुआ है द रोड नॉट टेकन, विच इज सिग्निफाइंग कि हाँ यार जो मीडिया वाले होते हैं उनको कठिन पाथ लेना होता है। बट क्या शोभा जी एक्चुअल में वो लेते हैं? नहीं। हम सब का मकसद जिंदगी में एक ही तो है मिस्टर तकलीजा। क्या चाहती हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। एंड इसीलिए इस मूवी का लाफ्टर बहुत अलग है। हमने अलग अलग वीडियोस में लाफ्टर के, कॉमेडी के अलग अलग तरीके समझे हैं। और इस मूवी में कॉमेडी का जो तरीका होता है, इट इज नॉट अबाउट मेकिंग यू लाफ। ये तुम्हें ला के कंफर्टेबल करके एक ऐसे माहौल में कैरेक्टर्स के साथ बिठा के रखती है कि तुम सोचोगे भाई अब ना थोड़ा हमारा जो मेन कैरेक्टर्स है उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, वो अच्छे लोगों के हाथ में है। और फिर वो आके तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार के जाती है और तुम हंसते हो
इस बात पे नहीं हंसते कि वाह यार कितना फनी चीज था, तुम हंसते हो उस लाचारी के ऊपर, तुम हंसते हो उस मेटा कमेंट्री के ऊपर। इसीलिए शायद जब तुम ये मूवी देखोगे ना, तुम्हें ग्रेविटी फील नहीं होगी कि यहाँ पे एक लिटरल मर्डर हुआ है, एक लिटरल लाश घूम रही है, बट उस लाश के अराउंड जो सटायर बिल्ड किया जाता है ना, वो लाश भी अपने आप में सिग्निफाई करती है कि लोग पैसों के लिए लोगों को इतना खा पी जाएंगे कि उसकी लाश की भी कीमत नहीं रहेगी, मरे हुए आदमी की कीमत नहीं रहेगी। और पता नहीं अनफॉर्चुनेट बात कहें या कैसे कहें इसको, कि इसका जो सटायर है ना, वो आज की इंडिया के लिए भी रेलेवेंट है। उनकी याद में एक दिन के लिए शहर के सारे गटर बंद कर देंगे, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग पीने का पानी एक दिन पहले ही भर के रखें। और ये तो सिर्फ एक सीन की बात है, इस स्टोरी का सेकंड हाफ पूरा डील करता है इसी बात के अराउंड कि कैसे पुल गिर गया, रोड खराब हो गया, मसाला गलत बना लिया, कमीशन ले लिया। ये सारी चीजें नजर उठा के देखोगे हमें आज भी इंडिया में दिखती हैं, और ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। बाजी हम सीमेंट में रेत मिलाते हैं, वो तो रेत में सीमेंट मिलाता है, पुल तो टूटेगा ही। तनेजा भाई साहब ने बहुत सही बात कही है यहाँ पे। कानून आम आदमी के लिए होता है, तरनेजा के लिए नहीं। जाओ 24वीं या 25वीं मंजिल पे बनाओ। कोई भी ना तुम नोटिस करो वो स्लैपस्टिक जो वॉइसेस हम यूज करके आज के टाइम कॉमेडी को लेके आते हैं। तुम बाकियों का छोड़ो, मैं जब वीडियो बनाता हूँ मैं भी वो जो साउंड यूज करता हूँ जिसके थ्रू हम एक सिग्नल देते हैं ना कि यहाँ पे हंसना चाहिए, ऐसी कोई साउंड नहीं है इस मूवी में। लिटरली जितने सारे कॉमेडी के सीन्स हैं दे डिपेंड ऑन डायलॉग डिलीवरी और द सीन सेटिंग। तुम ये बाथरूम वाला सीन देख लो, देयर इज लिटरली नो साउंड एक्सेप्ट फॉर द डाइजेटिक साउंड, सो द ऑडियंस इज नॉट लाफिंग कि किसी ने कुछ फनी बोल दिया और उसके पीछे टॉइंग की आवाज आ गई, या फिर कोई स्लिप होके गिर गया और उसके पीछे ऐसे कॉमेडी की स्लाइड की आवाज लगा दी। दे आर लाफिंग बिकॉज द सिचुएशन इन इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल। और जब मैं डेड बॉडी की बात करता हूँ, इसमें भी एक लेयर और मेटा किया उन्होंने। दिस डेड बॉडी डज नॉट रिप्रेजेंट दैट कैरेक्टर इन इटसेल्फ, बट ऑल्सो द डेड मीडिया, द डेड पीपल, द डेड पॉलिटिशियंस जो आसपास पूरा सीन बिल्ड कर रहे हैं, जो एक आम इंसान को मेहनत की कमाई करके गुजारा नहीं करने देते। ये पुलिस वाला भी आके यहाँ तक हमारे मेन कैरेक्टर से लूट के चले जाता है। बाकी ये भी अपने आप में अनफॉर्चुनेट बात है कि मूवी बहुत सारी चीजें डिपिक्ट करना चाहती थी, बट लोगों ने इस मूवी को सबसे ज्यादा याद रखा है इस महाभारत वाले सीन के साथ, विच लेट्स बी ऑनेस्ट फनी तो देखो पूरा है। तरीके खेलेगी नहीं है, हम सब शेयर होल्डर हैं। मी ट्राइंग टू काम समवन इन अ सिचुएशन। शांत कलाधारी भीम शांत। मतलब मुझे लेजेंड लगता है ना कि प्रियदर्शन की जो केओटिक एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ के इस तरह के कॉमेडी स्टाइल से इंस्पायर्ड है। मतलब तुम सोचो महाभारत चल रही है, उसमें अकबर क्या कर रहा है। This is too much. ये अकबर कहाँ से अटका? अब यहाँ पे बिफोर आई शेयर माई पर्सपेक्टिव, पहले तुम कमेंट में बताओ क्या तुम्हें ये सीन ऑफेंसिव लगा या फिर नहीं लगा। अब देखो मेरा मानना है कि महाभारत की ये जो सीक्वेंस है इज नॉट मॉकिंग द एपिक। इस महाभारत वाले सीन में भी सबसे फनी चीज जो है इट इज द कॉन्ट्रास्ट कि कैसे कैरेक्टर्स को एक्ट करना चाहिए था वर्सेस हाउ दे आर एक्टिंग। इनडायरेक्टली यहाँ पे भी ऑडियंस को बोला जा रहा है कि भाई समझ जाओ, जो लोग अपने मुंह के ऊपर सफेदी का, धर्म महात्मा का चोला लेके घूमते हैं, अंदर ही अंदर कितने करप्ट, कितने मॉरली छोड़ देते हैं। ठीक कहते हैं भाई, मुझसे गलती हो गई। एंड इसीलिए मीडिया का ये मोनोलॉग हिट्स वेरी हार्ड। 80 करोड़ की इस भारत की भाग्य रेखा 10,000 से भी कम अमीर लोगों के हाथ में है। ये लोग कैसे उड़ सकते हैं मिस्टर तनेजा? और तो छोड़ो, अश्नीर भाई साहब की पत्नी की रिसेंटली स्टेटमेंट वायरल हुई थी ना, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिखती है। गरीब लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पीते हैं फिर दंगा फसाद करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। के दिन कोई ना कोई इस मूवी से ऑफेंड जरूर होने वाला है, नॉट बिकॉज पीपल आर टू सेंसिटिव, बट सटायर क्या होता है ये चीज हम लोग बोल चुके हैं। तो आओ वैल्यू ऑफ द वीडियो में थोड़ा सा याद करते हैं। You go to a politician and say you are inefficient, he'll still tolerate you. You try make fun of him, mimic him, poke fun at him. That's taken as a personal affront. तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि इंडिया में जो स्टोरीज पास ऑन करने का तरीका है इट इज वर्बली। इंडिया एज ए सिविलाइजेशन हैज बीन ऑलवेज वेरी क्रिएटिव, इसीलिए हमें रामायण की, महाभारत की, हमारे वेदों की, पुराणों की, हर एक की हजारों इंटरप्रिटेशंस दिखती है। इसीलिए इतने सारे भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिबर्टी है कि हर कोई
अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ अपनी कहानी व्यक्त कर सकता है, और यही मूवी भी करने की कोशिश करती है। इट इज नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन, इट इज नॉट ट्राइंग टू मेक मॉकरी ऑफ एनीवन, बट जस्ट बिकॉज बाकी लोग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपनी चीजें व्यक्त करते हैं, इन्होंने सटायर को चूज करा टू स्पीक आउट द लाउडेस्ट वर्ड्स। अधर्मी, दुराचारी, वामाचारी, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी। सटायर डज नॉट इंसल्ट द कल्चर, इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इट। थोड़ा अलग है, बट समय रैना ने बहुत अच्छा कहा था। अगर मैं एक कवि होता तो मैं नाना की याद में कविताएं लिखता। अगर मैं सिंगर होता तो मैं नाना की याद में गाने गाता। मैं कॉमेडियन हूँ तो मैं अपने नाना की याद में जोक ही लिख सकता हूँ। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग बाय।